हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 2021 के क्वेश्चंस हैं। तो 2021 के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ शेयर करेंगे और इस वीडियो में काफ़ी सारे आपको नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे जो कि आपके 2021 में पूछे गए हैं। रिसेंटली क्वेश्चंस जो आए हैं उनको विद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि जो हम रिलेट कर सकें, अगर नए क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो हम उसको सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है। यहाँ पर कहता है स्टेटमेंट 1 में द ब्रेन कंटिन्यूअस टू डेवलप थ्रू चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। जो ब्रेन है वो डेवलप होता है चाइल्डहुड से एडोलसेंस तक। तो ये बात ठीक कह रहा है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के एडोलसेंस तक के जो ब्रेन है वो डेवलप होता है उसका, ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है। बात सही है। स्टेटमेंट 2 की अगर बात करें, इसमें क्या कहता है, द लॉजिकल एंड गोल डायरेक्टेड एक्शन बिगिन इन द सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड में कह रहा है जो लॉजिकल ब्रेन है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो हमने कल पढ़ा था कि हमने जो भी एक स्टेज है लर्निंग के उसको 4 तरीके से डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, फिर क्या था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और उसके बाद क्या हो जाता है जो लर्नर अडल्ट हो जाता है अब, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाती है फॉर्मल स्टेज। सो इसमें क्या होता है, जब बच्चा 0 से 2 ईयर तक का बच्चा होता है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है। इसमें बच्चा सीखता कैसे है, एक्सप्लोर करता है वर्ड थ्रू सेंसेस। वो अपनी सेंसेस से सीखता है, आसपास की उसकी मम्मी आसपास है कि नहीं है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, ठीक है। कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द देमसेल्फ एंड द एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब वो उसमें डिफरेंसेस नहीं कर पाता है कि जो एनवायरमेंट है वो खुद है। शो द इंटेलिजेंस थ्रू द फिजिकल इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस। वो फिजिकल इंटरैक्शन के थ्रू वो अपनी इंटेलिजेंट को बताता है, जैसे कुछ करके दिखाना, उठना बैठना ऐसे, तो वो उससे अपनी इंटेलिजेंस को बताता है। मूव फ्रॉम रिलैक्स एक्शन टू गोल डायरेक्शनल एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर लिखी हुई है लाइन कि मूव फ्रॉम रिलैक्स एक्शन टू गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, तो उस तरह की एक्टिविटी वो करना शुरू कर देता है। हैव लिमिटेड यूज ऑफ सिंबल एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर बच्चों की जो लैंग्वेज होती है उसको समझ पाना इस स्टेज में बहुत मुश्किल होता है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये भी 2 स्टेटमेंट वाले ही है। स्टेटमेंट 1 है, इसमें क्या कहता है, पेरेंट्स एंड टीचर हैव हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैच्योरेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कह रहा है, तो इसको समझते हैं। तो मैच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे धीरे धीरे बच्चा जब मैच्योर होता है, मैच्योर का मतलब उसके अंदर जब बच्चा मैच्योर होता है तो उसके अंदर बायोलॉजिकल और कई तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैच्योरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चेंजेस, वहाँ पे कैसा होता है, ग्रो एंड डेवलप होता है थ्रू आउट द लाइफ। The process of increasing intellectual reasoning and ability whereby the knowledge is acquired typically associated with increasing chronological age prior to adulthood is known as cognitive development। यहाँ पर कैसी नॉलेज डेवलप होती है इस प्रोसेस में, इंटेलेक्चुअल जो है रीजनिंग, ठीक है, एबिलिटी, उसके काम करने की एबिलिटी, वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। और इसके बाद होता क्या कि कॉग्निटिव मेच्योरिटी कम फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रोथ। जो कॉग्निटिव एबिलिटी की यहाँ पर बात की गई है वो कैसे आती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ से आती है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात कह रहा है कि जो पेरेंट एंड टीचर हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना या किसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो पेरेंट और टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे की मैच्योरेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बेसिकली कहना चाहता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पेरेंट और टीचर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, उसकी खुद की एबिलिटी डेवलप होती है, वो होता है मैच्योरेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर बात की गई जो पेरेंट्स और टीचर की,
तो वो मैचुरेशन में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, इसमें क्या कहता है, स्कीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शन और थॉट that allow us to mentally present think about the object and event in our world। तो देखिए यहाँ पर स्कीम्स क्या, जैसे वैसे देखें तो स्कीम्स का मतलब क्या होता है, प्लान होना। ठीक है, अगर हिंदी में इसका अगर मीनिंग देखेंगे तो षड्यंत्र होता है। ठीक है, मतलब कि क्लेवर प्लान। तो यहाँ पर स्कीम क्या होता है, एक वर्क डिफाइन किया जाता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को करना। जैसे अगर आप देखें कि तो आपके स्कूल का, जो कॉलेज का भी एकेडमिक करिकुलम या कोर्स वगैरह होता है, ठीक है, उस कोर्स में भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद डिवाइड कर देते हैं यूनिट में, फिर यूनिट के बाद डिवाइड कर देते हैं कि इस यूनिट पे 8 लेक्चर होंगे, इस यूनिट पे 6 लेक्चर होंगे, इस यूनिट पे 12 लेक्चर होंगे। ऐसे होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में कि लेक्चर भी कहीं कहीं अलॉट किए जाते हैं, जहाँ पर पार्ट टाइम टीचर्स रखे जाते हैं, उनमें लेक्चर्स अलॉट किए जाते हैं और लेक्चर के अकॉर्डिंग भी पेमेंट मिलती है। ये चीज़ें होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत क्लेवर तरीके से प्लान जो है करते हैं, जिससे कि कम लेक्चर में और मतलब कम सैलरी देनी पड़े और उसमें बेटर वे में सब काम एडजस्ट हो जाए, समझ लीजिए इस तरीके से। तो वो क्या हो गया कि स्कीम हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि स्कीम आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शन थॉट दैट अलाउ अस मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट और इवेंट इन आवर वर्ल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है जो स्कीम है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, जिससे कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अब लेट सपोज है कि मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है, लेट सपोज है बैंकिंग पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे 16 लेक्चर मिले हैं पढ़ाने के लिए। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ाना होगा, जो मुझे लगता होगा कि दीज आर द कोर एरिया, और मुझे 16 लेक्चर मिले, हो सकता है कि जो मेरे पास कंटेंट है उसको डिलीवर करने के लिए मुझे 20 या 25 लेक्चर्स चाहिए, तब मैं प्रॉपर डिलीवर कर पाऊंगी अपना टॉपिक। बट अगर मुझे 16 लेक्चर में ही मेंटेन करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कोर एरिया को, मैं पहले से ही अपना माइंड जो है मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगी। तो थिंक अबाउट दी, हम उसको सोच के ही उस तरीके से डिलीवर करेंगे कि कोर एरिया तो एटलीस्ट स्टूडेंट को बता देना चाहिए। ठीक है, सो ये वाला हो जाएगा स्टेटमेंट 2, ये करेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, The theory of meaningful verbal learning deal with which of the following concern। यहाँ पर एक थ्योरी की बात की गई है, थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग कैसे मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ सिखाई जाए उसको अगर हम अप्लाई कर लें, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो लर्निंग मीनिंगफुल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बात कहता है कि ये कोई थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की कौन सी, इसमें से क्या क्या चीजें, कंटेंट जो है वो कंसीडर करता है। तो यहाँ पे बताया गया है, द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी मीनिंगफुल लर्निंग इज लर्न इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड। चीजें पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है, उनको हम को रिलेट कर पाए अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ, अंडरस्टैंड कर पाए और उस नॉलेज को अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो ये होता है कि मीनिंगफुल लर्निंग। अब एक इसके पीछे एक मॉडल आया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, ये क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल विच हेल्प्स द स्टूडेंट की चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, जो इंफॉर्मेशन हमको मिली उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, बाय कनेक्टिंग टू द लार्ज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन इटसेल्फ, कि किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द एडवांस ऑर्गेनाइजर इज अ cognitive instructional strategy used to promote the learning and retention of new information। ये new information को retain करने के लिए ये मॉडल आया था। ठीक है, अब इसमें देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कभी फेज भी लिख के आ सकता है, स्टेज भी लिख के आ सकता है, स्टेप्स भी लिख के आ सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट में क्या आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क और स्ट्रेंथिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या चीजें हैं इसको समझ लीजिए।
सेकंड में क्या कहता है, हाउ माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन। जो माइंड है हमारा वो नई इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करता है। जब लर्निंग होती है तो जो लर्निंग है उसमें क्या होता है कि हम नई इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। नई इंफॉर्मेशन को जब कैप्चर करते हैं तो उसमें किस तरह से माइंड जो है इन्वॉल्व होता है, ये चीजें देखनी होती है। और थर्ड में क्या था, हाउ टीचर कैन अप्लाई अबाउट द करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंटिंग अ न्यू नॉलेज मटेरियल टू स्टूडेंट। ये बात भी ठीक है। तो ए बी सी ये जो 3 स्टेज थे वही 3 स्टेज हमें यहाँ से पिकअप करने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा करिकुलम कंटेंट, दूसरा है लर्निंग और तीसरा है इंस्ट्रक्शन। ये तीनों और सेम सीक्वेंस में भी लिखा हुआ है, तो आप ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर सिर्फ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग पूछा है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। हाउ द स्टूडेंट परसीव द रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल क्वेश्चन, ये बात नहीं की गई थी कि किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा बच्चा। हाउ द इंस्टीट्यूशन हैज एस्टैब्लिश द लैंग्वेज लैब, ये भी बात नहीं करी गई थी। सो ए बी सी ऑप्शन फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये चार्ट आप लोग याद रखिए कि प्रेजेंट करना है कैसे, एक ऑर्गेनाइज वे में। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लर्निंग से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या है, टीचर किस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करे जिससे कि अप्लाई करे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे बात की गई थी इंस्ट्रक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज, फिर लर्निंग, फिर इंस्ट्रक्शन। तो OLI, ठीक है, ये है आपका, समझ लीजिए एक ऑर्गेनाइज मॉडल में OLI मॉडल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्टूडेंट डू नॉट द पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मीडिया का पार्ट नहीं है। अच्छा, मीडिया क्या है ये जान लेते हैं। मीडिया क्या हो गया, जैसे कि अगर टीवी एक मीडिया है, ठीक है, न्यूज़पेपर एक मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी चीज़ें वो भी एक मीडिया हो गई। तो मतलब वो इंटरनेट का एक माध्यम हो गया जिससे कि हम जुड़ सकते हैं। तो रेडियो से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है मीडिया। अब मीडिया ऑडियंस क्या होती है, मीडिया ऑडियंस में तो कोई भी हो सकता है ना, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी, मतलब जो लोग भी इन सब से कनेक्टेड है वो मीडिया ऑडियंस है। तो इन मीडिया स्टडीज द ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसीव द मीडिया, टेक्स्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट अ पीपल हु आर टुगेदर द सेम प्लेस, दे रिसीव द टेक्स्ट वाया मीडिया कैरियर। कौन कौन से मीडिया कैरियर हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टेलीविजन हो गया, डीवीडी, रेडियो, इंटरनेट, इन जो जिस भी चीज से हम कनेक्टेड हैं वो हम मतलब क्या है, मीडिया ऑडियंस तो ही है। अगर हम इस यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से पढ़ पा रहे हैं तो भी क्या हुआ, एक मीडिया ही तो है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि यहाँ पर मीडिया का पार्ट नहीं है। तो भाई ऐसा कैसे है, ये तो गलत बात है, ये स्टूडेंट तो मीडिया का पार्ट है। ठीक है, रीजन क्या देता, ड्यू टू ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर। ये बात रीजन तो सही कह रहा है कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं, सो हम इस मीडिया का पार्ट हैं, यानी स्टूडेंट जो है इस मीडिया का पार्ट है। तो ये बात ठीक है, बट ये बात गलत है। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, सो फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, which partying style is the one in which parents seem cool and controlling their interaction with their children, low warmth and high control। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से हैं या हम कैसे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो देखते हैं पेरेंट्स की स्टाइल। तो फर्स्ट है यहाँ पर अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन, बिल्कुल अथॉरिटेटिव रहना, एकदम बच्चे के सर पे खड़े रहना हर समय कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, तुमने कैसे बात की, क्या किया, मतलब पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ जाना। तो अथॉरिटेरियन प्रेजेंटिंग एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, it plays high expectation on children with little responsiveness. As authoritarian parent, you focus more on obedience, discipline, control rather than nurturing your child. पूरी authority के साथ रहना, that is the authoritarian parents. Next हो गया
अथॉरिटेटिव पेरेंट कैसे होते हैं? अथॉरिटेटिव पेरेंट, in this parenting style the parent are nurturing, responsive and supportive yet set firm limit. यहाँ पर कुछ लिमिट होती है, ज़्यादा नहीं बट कुछ लिमिट होती है वो उनके बच्चों के लिए. they attempt to control the children behavior by explaining the rules. उनको रूल्स बताते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, रीजनिंग वगैरह बताते हैं. they listen to their child point of view और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सेप्ट किया जाए, बट तब भी उनकी बात सुनी जाती है यहाँ पर. तो अथॉरिटेटिव हो गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है परमिसिव पेरेंट, जिसे हर चीज़ के लिए बच्चों को मनाना. बेटा तूने खाना नहीं खाया, मैंने बनाया था, अच्छा तुझे अच्छा नहीं लगा, फिर से बना कर लाते हैं. मतलब जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं तो उसको परमिसिव, अपने बच्चे से ही परमिशन लिया करते हैं. दिस इज द पेरेंट हु इज अफ्रेड टू सेट द लिमिट. अपने बच्चे के लिए वो कोई लिमिट वगैरह नहीं सेट करते हैं. ठीक है. वो सोचते हैं बच्चा है उसका ओन नेचर को देखो. ठीक है. परमिसिव पेरेंट डू नॉट डिमांडिंग किड्स डू नॉट हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलाउ टू रेगुलेट देयर बिहेवियर. ठीक है. यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो बच्चे की ही चॉइस से होगा. आप देखिए यहाँ पर बेचारा इसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, मम्मा फूड बना रही हैं. तो दिस इज परमिसिव, बच्चे से ही परमिशन ले रहे हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग और अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंट. मतलब कुछ ऐसे पेरेंट भी होते हैं जो अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, बच्चों से बहुत ही कम इंटरैक्ट होते हैं, बातचीत ही नहीं करते हैं, बच्चों को अकेलापन महसूस होने लग जाता है. ज़्यादातर अगर देखें तो बहुत जगह ऐसी चीज़ें होती हैं. तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नेग्लेक्ट पेरेंटिंग विच ऑब्वियसली कैरी मोर निगेटिव कनेक्शन. बहुत नेगेटिव कनेक्शन होता है अपने बच्चों के साथ. इज अ स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग वेयर द पेरेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड देयर चाइल्ड नीड टू डिजायर बियॉन्ड द बेसिक फूड, क्लोथिंग और शेल्टर. खाना, कपड़ा और रहने के अलावा उनकी किसी भी नीड को वो नहीं समझते हैं. ठीक है. तो ये होते हैं रिजेक्टिंग पेरेंट, जो कि 4 आपके वहाँ पे दिए हुए थे. अब यहाँ पर और भी कुछ पेरेंटिंग स्टाइल है, जैसे आप यहाँ पर देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो गया, अथॉरिटेरियन. थोड़ा सा इसमें देखिए कि ये थोड़ा सा लीनियंट है और ये पूरा ही मतलब एकदम अथॉरिटेटिव हो गया. यहाँ पे नेग्लेक्ट है, ये अपने काम में बिजी है, बच्चा अपना. परमिसिव, बच्चा पूरा तूफान मचा रहा है. ठीक है. और जो पेरेंट है वो उसे डर रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ें हैं. पावर स्ट्रगल, ये वाली चीज़ हो गई. सो ये टाइप ऑफ पेरेंटिंग हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन पर. तो इसमें कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जहां पर लो वार्मथ एंड हाई कंट्रोल, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, हाई कंट्रोल वर्ड को ध्यान में रखिए. हाई कंट्रोल किस में था? हाई कंट्रोल आपका अथॉरिटेरियन में था. तो अथॉरिटेरियन जो है ये आपका हाई कंट्रोल वाला सिचुएशन आएगी. तो हाई कंट्रोल है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? इंडिया हैज बीन अट्रैक्टिंग ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ. कह रहा है कि इंडिया में जो फॉरेन के बच्चे हैं वो बहुत ही कम आते हैं पढ़ने के लिए. उसका कारण क्या है? तो देखिए उसके कारण तो बहुत सारे हैं. अगर मैं गूगल पे सर्च करूं या आप भी सर्च करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. पहली बात तो आपको ये भी लगता होगा कि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं दी जाती है इंडिया में. हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, इवन हमारी पूरी की पूरी रिसर्च हो जाती है और हम सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क पे ही वर्क करते हैं. हमें प्रैक्टिकल चीज़ें अवेलेबल नहीं है या फिर हमें या हमारे टीचर हम उस तरह से सिखाते नहीं हैं. तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ये बात तो है. ठीक है. बट अगर बेसिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है? द रीजन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट मस्ट नॉट कंसिडर स्टडिंग इन इंडिया. क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है हॉस्पिटैलिटी नहीं है. ठीक है. उनको रहने के लिए जैसा उनको चाहिए वैसा एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल पाता है. ठीक है. दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है, बहुत तरह के लोग रहते हैं इंडिया में. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी उनमें होता है, एक साथ मेल नहीं खाते हैं, ऐसा कहा गया है. अमंग द पीपल हैव डिफरेंट बिलीव और ओपिनियन, और उनके सबके अपने अपने अलग बिलीव और ओपिनियन है. इसकी वजह से जो है बाहर से लोग यहाँ पर इंडिया में आना कम पसंद करते हैं. और चीज़ें अगर मैं सर्च करूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है.
यहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो अच्छा नहीं है, और लेस अटेंशन टू प्रैक्टिकल नॉलेज है, मगिंग अप होता है, नॉट एबल टू चूज द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। बट अब क्या हुआ कि इन सभी चीज़ों पे काम हो रहा है। आपने देखा कि सीबीएसई मेथड आया, सीबीएसई क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक आया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर हम सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम पे भी काम हो रहा है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बात की जा रही है, जगह जगह भी आप देखो कि लगभग कॉलेजेस में जो है लैब वगैरह प्रोवाइड करने की बात हो रही है, चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट ग्राउंड लेवल तक आने में समय लगता है। तो ये चीज़ें हैं, अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है। सो ये है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर नहीं आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ क्या है कि लैक ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ फॉर फॉरेन स्टूडेंट, ठीक है, डिफिकल्टीज इन द रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है रिजिड एडमिशन प्रोसेस, लैक ऑफ इंथुजियाज्म अमंग द टीचर्स, लैक ऑफ इंथुजियाज्म अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अकोमोडेशन वाला पेज तो आपको लिखना है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर प्रॉपर वैसा अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है। अगर आप देखो जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा होता है, कहीं मतलब उनको अलग तरह से रहने की आदत होती है। सो ए तो हो जाएगा। फिर आती है यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ए और बी हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल पे ही काम कर रहे हैं। सो हम ग्लोबल एस्पेक्ट्स में फिट आउट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ऑल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी इन प्लेस ऑफ द एज ऑफ 4 इन अ चाइल्ड एज डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं वर्किंग मेमोरी क्या होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग मेमोरी, इट्स डेवलपमेंट अक्रॉस द चाइल्डहुड ईयर्स वर इन्वेस्टिगेट इन द चिल्ड्रन फ्रॉम 4 to 15 ईयर एज, ठीक है। वर्किंग मेमोरी जो है 4 से 15 साल तक के बच्चों में होती है। वर्किंग मेमोरी मतलब डेवलप होती है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कॉग्निटिव एफिशिएंसी, कॉग्निटिव मतलब दिमाग में, और एफिशिएंट होते जाते हैं, लर्निंग होती है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस में। वी आर्ग्यू दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन अडल्ट्स। अब यहाँ पर एक रिसर्च पेपर था, उससे मैंने ये चीज़ें देखी कि जो चिल्ड्रन हैं वो जो है बेटर आंसरिंग करते हैं देन अडल्ट से। क्यों? क्योंकि दे एक्सरसाइज स्किल मोर, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा परफॉर्म करते रहते हैं, उनके लिए चीज़ें रिकॉल करना ज़्यादा इजी हो जाता है देन अडल्ट से। जो बच्चे हैं अगर आप देखेंगे तो उनको राइमिंग वर्ड याद करना बड़ा अच्छा लगता है, वो फटाफट से याद कर लेते हैं। जैसे कोई सॉन्ग आया वो याद कर लेंगे, कोई स्टोरी है तो वो याद कर लेंगे, तो पोएम उनके लिए याद करना ईजी होता है। तो आप देखो छोटे बच्चों की बुक्स में ज़्यादातर पोएम होते हैं, वो मीनिंगफुल वर्ड पे ज़्यादा काम नहीं करते, मतलब उसका मीनिंग क्या आ रहा है वो उसमें उतना नहीं गहराई में चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि वो रिदम पे उनका फोकस ज़्यादा होता है, स्टोरी पे ज़्यादा फोकस होता है। पोएम जिस तरीके से वो मतलब लिखे हुए हैं, वर्ड्स अरेंज हैं, वैसे उनको मगिंग अप एक तरीके से कह सकते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। पार्टिसिपेंट ट्रांसमिशन ऑफ देयर कल्चर थ्रू सॉन्ग्स, स्टोरी, पोएम, टॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस माइट बी बिकॉज ऑफ द जो किड्स हैं उनको राइम एंड फोकस ऑन मोर रिदमिक वर्ड्स एंड साउंड एक्सपेंसेस ओवरऑल मीनिंग। तो ये चीज़ें हैं। तो जो वर्किंग मेमोरी है वो बच्चे में 4 to 15 ईयर तक जो है डेवलप होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी आर इन प्लेस बाय द एज ऑफ 4 इन द चाइल्डहुड एज डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, ये बात कह रहा है कि वो सभी कंपोनेंट वहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं। आगे कहता है इफ अ चाइल्ड डज नॉट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू इन्फॉर्म द एक्टिवेशन लेवल weakness and finally drop so low that information cannot be reactive at the disappear altogether। कह रहा है देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी ही बॉडी का अगर किसी कोई एक पार्ट को यूज करना बंद कर दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो बिल्कुल यूजलेस हो चुका होगा, ठीक है।
तो वैसे ही यहाँ पर ये भी है कि हम अपनी जो मेमोरी है वो भी कई तरह की होती है, तो हम जिस तरह की मेमोरी पे परफॉर्म करना शुरू करते हैं, वर्क करना शुरू करते हैं, वो उसी डायरेक्शन में हमें और चीज़ें हमारे लिए सीखना आसान हो जाता है। अगर हम रिदमिक वर्ड्स, गाने ये सब सुन के उनको याद करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हम उस डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और परफॉर्म करते जाते हैं और परफॉर्म करते जाते हैं और वो और इन्हांस होता जाता है। ठीक है। और अगर हम किसी एरिया को बिल्कुल ड्रॉप कर दें तो हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे, वो चीज़ें हमें नहीं याद आएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज द आंसर। नाउ अब ये भी मेमोरी से ही रिलेटेड है, ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर क्या कहता है इसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ ब्रेन और टाइप ऑफ मेमोरी है। यहाँ पर टाइप ऑफ मेमोरी दी हुई है और उसके ब्रेन से क्या रिलेशन है वो देखना है हमें। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी बेसिकली हमारे जो मेमोरी है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो एक्सप्लिसिट मेमोरी हो सकती है, इम्प्लिसिट मेमोरी हो सकती है, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ठीक है। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दो तरीके से क्लासिफाई होगी, आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी जो कि अनकॉन्शियस अवेयरनेस की बात करता है, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि कॉन्शियस अवेयरनेस की बात करता है। जैसे कि अगर ब्रश करना हो तो ब्रश हम कैसे, इम्प्लिसिट मेमोरी होगी, हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं ना। कुकिंग कर रहे हैं तो उस तरीके से, तो ये होती है आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी। अभी देखिए यहाँ पर और अच्छे से समझिए कि इम्प्लिसिट मेमोरी में क्या आएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लिसिट में कॉन्शियस हो जाएगा। ये जो होती है वो आपकी नॉन वर्बल होती है। इम्प्लिसिट जो इनर्ट फीलिंग की बात करेगा, ये इम्प्लिसिट है, इनर्ट फीलिंग, हार्ट टचिंग। प्रोसीजरल होती है जैसे स्किल्स वगैरह, इमोशनली एंड सोमैटिकली बेस्ड होती है। ठीक है, और प्राइमिंग। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वर्बल होती है, ठीक है, और डिक्लेरेटिव होती है, यानी कि इवेंट्स और फैक्ट से रिलेट करता है। और एक्सप्लिसिट ये ध्यान रखना है कि ये सिमेंटिक होती है और एपिसोडिक होती है, यानी कि एपिसोडिक और सिमेंटिक आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी का ही पार्ट है। और इम्प्लिसिट कैसी होती है, जो इनर्ट फीलिंग्स वगैरह होती है वो इम्प्लिसिट में आता है। अनकॉन्शियस वर्क होगा इम्प्लिसिट होगा, कॉन्शियस वर्क होगा एक्सप्लिसिट होगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि मेमोरी आपकी कॉन्शियस चीज़ों से रिलेट करती है, जब आप कॉन्शियस होकर काम कर रहे हैं। जैसे मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या एक्सप्लिसिट मेमोरी तो यूज़ कर रही हूँ, कॉन्शियस होकर आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ठीक है जैसे खाना खाने बैठ गए और कुछ भी खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो इम्प्लिसिट हो गया ना, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट तो क्या कि कॉन्शियसली कर रहे हैं काम को। नेक्स्ट है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मतलब किसी एपिसोड से रिलेटेड होगा, जैसे सीरियल में जो एपिसोड होता है तो वो तो सीरियल का हो गया। अच्छा, अगर हम आज देखें तो हमें कल का दिन या फिर पुरानी पिछली कोई भी चीज़ अगर हम सोचें तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो कोई भी इवेंट जो पहले कभी हुआ होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमने किया होगा और वो आज हमारे लिए एपिसोड बन चुका है। ठीक है, तो वैसे ही समझिए इसको कि एपिसोडिक मेमोरी रिफर टू दी कॉन्शियस रिकलेक्शन, कॉन्शियसली हम रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट हैपेंड एंड ऑल्सो वेयर एंड व्हेन इट हैपेंड, कहाँ पर हुआ था। लेट्स सपोज इसकी कभी कोई इवेंट कुछ हुआ था, आप कभी रेस्टोरेंट गए थे, कहीं गए थे, किसी के बर्थडे पार्टी में गए थे, तब कुछ हुआ था, तो वो क्या हो गया, वो एक एपिसोडिक मेमोरी हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जब हम पढ़ते हैं ना तो हम अपनी सिमेंटिक मेमोरी में चीज़ों को रखते हैं। जैसे अगर अभी आप ये भी पढ़ रहे हैं तो दीज ऑल आर आपकी सिमेंटिक मेमोरी होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में इन्वॉल्व होती है, जो हमारी टीचिंग से, हमारे वर्क से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू रिकॉल दी वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड नंबर विच इज एसेंशियल टू यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझने के लिए जो यूज किया जाए वो सिमेंटिक मेमोरी है। और एपिसोडिक मेमोरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई बच्चे के स्कूल में कोई इवेंट हुआ तो वो एपिसोडिक हो गया। सिमेंटिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिमेंटिक होगा।
ठीक है, अभी तक हमने देखिए ये चीजें बात की हैं। एक्सप्लिसिट कॉन्शियसली वर्क करना, एपिसोडिक पास्ट में बर्थडे पार्टी में कोई इवेंट हुआ था तो एपिसोडिक हो गया। सिमेंटिक क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं या भी ये हमको सिमेंटिक मेमोरी में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग एपिसोड to recollect from individual life based on combination of personal experience and specific object, people and event, the particular time and place। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि टाइम, प्लेस और पर्सनल एक्सपीरियंस ये सब मिला करके जो होता है वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर है इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। पहले इसको मैच करा लेते हैं। तो कॉन्शियस वाला क्या हो जाएगा हमारा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, और इम्प्लिसिट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एपिसोडिक और प्रोसीजरल। तो एपिसोडिक में क्या था, कोई एपिसोड हुआ हो, ठीक है, कोई इवेंट हुआ हो, ओन एक्सपीरियंस से ही तो सीखेंगे। एपिसोडिक ओन एक्सपीरियंस हो गया, और मोटर और स्किल आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है। ये भी था यहाँ पर, देखते हैं। हाँ, ये आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी यहाँ पर देखिए, प्रोसीजरल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी विच एड्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस एंड द प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू, जैसे साइकिल चलाना एक बार हम सीख जाते हैं तो अब चलाते हैं। ठीक है, कुकिंग करना एक बार सीख गए तो अब अनकॉन्शियसली कुकिंग कर सकते हैं। सो प्रोसीजरल मेमोरी इज अ गाइड, कोई प्रोसेस करना। यहाँ पर स्किल की बात होगी बेसिकली, जैसे कुकिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, ये सारी चीजें। आप शूज की डोरी अपनी जैसे बांध रहे हैं तो वो सारी चीजें क्या है, वो सब प्रोसीजरल मेमोरी है। एक बार आप सीख गए, जैसे स्किल क्या होती है, एक बार आप सीख जाते हैं, बार बार सेम ही स्किल ही सीखते रहते हैं, तो एक बार स्किल आपने सीख ली। सो ये है आपकी प्रोसीजरल इज रिलेटेड टू स्किल। और यहाँ पर आया भी था प्रोसीजरल मेमोरी जो कि आपकी मोटर स्किल से रिलेट करेगी। सो सी इज रिलेटेड टू 2। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन है जो कि आपका मैच कर रहा है, ए इज रिलेटेड टू 3। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा था, काफी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या कहता है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कंप्राइजेज विथ विच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। इनमें से कौन सा जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर से रिलेट करता है। तो हमने पढ़ा था ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू माइंड, अफेक्टिव विच इज रिलेटेड टू हार्ट एंड स्किल रिलेटेड टू हैंड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कॉग्निटिव से रिलेटेड है। तो कॉग्निटिव में ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और ये वाला न्यू वाला है, ये भी देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कौन कौन सा ले सकते हैं, इवैल्यूएशन हो जाएगा हमारा, कॉम्प्रिहेंशन है और नॉलेज है। ठीक है, तो ई, सी और ए, ई, सी और ए यहाँ पर है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैल्यूइंग और परसीजन, ये दोनों कौन कौन से उससे रिलेट करते हैं, कॉग्निटिव से, अफेक्टिव से या साइकोमोटर से, लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वैल्यूइंग और परसीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th यानी कि 10th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, द वेराइटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन बाय टीचर इज कॉल्ड। कह रहा है टीचिंग करते समय जब प्रेजेंटेशन करें तो उसमें जो हम फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आते हैं उसको क्या कहेंगे। थिंकिंग करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, कॉम्प्रिहेंशन और प्रोसीजरल नॉलेज। तो जो वैरायटी लेकर के आते हैं उसको इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहते हैं। अलग अलग तरीके से बताना, बच्चे को मैप के थ्रू बताना, ग्लोब के थ्रू बताना, प्रेजेंटेशन कोई करना मतलब उसके थ्रू बताना। इंस्ट्रक्शनल में वैरायटी, स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाना, तो रोल प्लेइंग के थ्रू बताना, क्या इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अलग अलग तरीके से वैरायटी लेकर के आना। सो इसको जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी ड्यूरिंग दी टीचिंग। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी के कमेंट मतलब इंडिया के इतने दूर दूर से मुझे कमेंट आते हैं, कभी वेस्ट बंगाल से, कभी उत्तराखंड से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी दिल्ली से, कभी नॉर्थ ईस्ट आसाम से। और मतलब जब मुझे ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम एक डिफरेंट एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं ईज़िली और अपनी टीचिंग लर्निंग को बहुत ही और आसान बना सकते हैं। सो बहुत-बहुत थैंक यू आप सभी को, आपके इतना ज़्यादा आप सब से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम इसी सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग को और स्ट्रॉन्ग बना के बहुत आगे जाएँगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।